एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है। तो अभी इसको करने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स कर लेंगे, फिर एटम्स। तुम्हारा एग्जाम कब से शुरू है? फॉर्म ब्रांच ऑफ ट्री। तो डेंड्राइटिक। यस सर। Okay. Which of the following state is in which Holar Lake is कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, situated J&K। in which state? और यहाँ पर तो सर, वो जम्मू बोलर है, कश्मीर सर। को अलग अलग स्टेट कर दिया क्या? सर वो बूलर है सर। सर ने बूलर लिखा है। उसको ठीक कर दो। Holar Lake is situated in which state? जम्मू एंड कश्मीर, J&K। तो अब क्या जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग स्टेट है कि एक? ये देखना है ना। Holar Lake is situated in which state? According to Wikipedia, Holar Lake, also known as Wohler in Kashmiri, is one of the largest freshwater lakes in South Asia. जम्मू एंड कश्मीर लिख लीजिए, अभी तो कुछ पता नहीं चल। ये बुक पुरानी है, अभी उसको पहले उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेट बनाए, फिर से मिक्स किया कि नहीं, अभी तो चुनाव हो रहा है। इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या 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 दोनों अलग अलग स्टेट है कि एक स्टेट? ये बता एक है ना। तो ये बुक पुरानी है। आगे देखो। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स। तो ये जो नर्मदा है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। नर्मदा comes out from अमरकंटक। सर इस संडे टेस्ट में इस वीक का कुछ नहीं आएगा? अमरकंटक इज माउंटेन। माउंटेन नहीं है सर। ये माइकल माउंटेन रेंज के पास अमरकंटक एक जगह का नाम है। वो जगह का नाम है अमरकंटक, ठीक है। चलिए। Which lake is a salt water lake? सांभर। अमरकंटक तो हिल्स है। क्या चीज? अमरकंटक तो हिल्स है। हिल्स है ना? नो सर। It is this is the name of some place। और जो माइकल माउंटेन रेंज है उसका ही पार्ट। क्या चीज? जो बोलो। फिर पीक से निकलेगी ना रिवर। हाँ, रिवर है तो किसी से तो अमरकंटक एक जगह है, तो उस जगह का नाम है वो माउंटेनियस रेंज ही होगी। कहीं तो उस जगह का नाम माउंट बस है अमरकंटक। तो किसी ग्लेशियर से ऐसे नहीं निकलते। देखो अमरकंटक प्लेस। हाँ बोलो। अमरकंटक पैटर्न कर दिया, ठीक है। अब सही है। चलो, बस ये एक माउंटेनियस प्लेस है और कुछ नहीं। जगह जगह वहाँ माउंटेन है। Which of the following lake is salt water lake? Which of the following is longest river of peninsular India? सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेनिनसुलर गोदावरी। Longest river of peninsular India. That is
गोदावरी सर गोदावरी पूरी तरह इंडिया में लाई करने वाली रिवर सबसे लंबी है। दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण में, हाँ बोलो। सर पूरी तरह इंडिया में लाई करने वाली सबसे लंबी रिवर है गोदावरी। पूरी तरह इंडिया में। हाँ ये भी बात सही। और दूसरी है तो वो कहीं कहीं बाहर से बाहर है, आती लेकिन है। अगर पूरी जो तरह- पूरी तरह से इंडिया में लाई करेगी वो गोदावरी सबसे लंबी है। Which one among the following rivers flows through a rift valley? सर तापी तो रिफ्ट वैली का मतलब है जब पेनिनसुला टकराया था तो उसका एक हिस्सा टूट के अलग हो गया और उससे बीच में दरार पड़ गई है, दर्रा पड़ गया और उससे जो नदी वही वो तापी है। नर्मदा भी तो उसी की है। मान लीजिए ये जब इंडिया में टकराया ये रीजन तो ये एक प्लेट्यू बना और जो दूसरा वाला है वो ऐसे, तो वो दोनों अलग अलग हो गए ना और उन्होंने आपस में क्या बनाया, एक रिफ्ट। और इन दोनों ने जो रिफ्ट बनाया इनके बीच से कौन सी नदी होके बह रही है, तो ये जो पेनिनसुला यहाँ टूट गया तो यहाँ पे एक रिफ्ट बन गई ना बीच में, क्रैक को रिफ्ट कहा और उस रिफ्ट से उसी से ही तो तुम लोग कहते हो डेक्कन पेनिनसुला और ये सेंट्रल आइलैंड, उनके बीच की जो रिफ्ट बनी है उससे तापी बहती है। हाँ क्रैक हो गया, जब वो टकराया तो एक प्लेट खिसक के अलग हो गई, बीच में गड्ढा बन गया। टक्कर से तो टूट जाएगी ना, तो एक खिसक गई अरेबियन सी के और बीच में रिफ्ट बन गई। सही है। तो इट इज विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। वैसे तो जो माउंटेन का पानी काटे वो वैली कहलाता, लेकिन इस तरीके से जो बनती है उसे रिफ्ट वैली कहेंगे। उसकी एक ही जैसी लेंथ होगी। रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू और ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। तापी या ताप्ती दोनों नाम। What is mean of river divide? Give example. वाटर डिवाइड, ठीक है, water divide and give example. So an elevated area, फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन भी हो सकता है, विच डिवाइड्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। विच डिवाइड्स टू रिवर बेसिन, उसको वाटर डिवाइड। एग्जाम्पल है दिस कॉल्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अम्बाला एक बहुत ऊंची जगह पे स्थित है और वो गंगा और इंडस रिवर को अलग अलग। अम्बाला सिटी सेपरेट्स गंगा एंड इंडस रिवर बेसिन। Which is the largest river basin in India? अब इन्होंने लार्जेस्ट कहा है तो ये 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ। गंगा इज लार्जेस्ट। गोदावरी की क्या लेंथ है? सर गोदावरी की 1465 किलोमीटर। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या गंगा का कितना लेंथ इंडिया में फ्लो करता है, ये देखेंगे तो कैलकुलेट कर पाएंगे। सर गंगा ही क्यों लिख रहे हैं सर, इंडस नहीं लिख इन इंडिया पूछा है, अभी मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। इसमें इंडिया लिखा है, सर इंडस का 1 सर गंगा भी तो थोड़ा इंडस का 900 किलोमीटर ही है हमारे पास, बहुत ही थोड़ा। सर लेकिन गंगा भी तो सर थोड़ा बाहर है।
थोड़ा बाहर है तो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि 1500 है, किसका, इसका कितना है गोदावरी का 1485। 1485। अब गंगा तक का देखते हैं। गंगा का थोड़ा ही तो पश्चिम बंगाल में जाता है। सर गंगा तो 2500 किलोमीटर वो इंडिया में कितनी है? वैसे तो 2900 किलोमीटर है। तो वो इंडस है ना, हैं? वो इंडस है। इंडस है तो गंगा का बस 2500 ही है। तो 2500 में कुछ हिस्सा हमारे पास, मोस्टली ज़्यादातर हिस्सा हमारे पास ही होगा, लेकिन वो इतना भी कम नहीं कि वो 1500 पहुँच जाए। तो 1500 का बता दें। तो मतलब अब जैसे इन्होंने कहा कि द लॉन्गेस्ट रिवर जो कि ओनली इंडिया में फ्लो करती है, तो अगर ओनली कहें जो सिर्फ भारत में ही फ्लो करें उनमें लंबी नदी, तब तो गोदावरी आएगी। और मैं ये कहूँ कि भारत में बहने वाली लंबी नदी तब गंगा आ जाएगी। ओरिजिनेट इंडिया में करते हैं ड्रेन भी। मतलब फिर यहाँ पे भारत कहीं- में बहने वाली लंबी नदी जो दूसरे देशों में भी बहती है, फिर यहाँ लेकिन पे भारत में जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई है तब गंगा आएगी। और ऐसी नदी जो सिर्फ भारत में ही बहती हो और लंबी हो तब गोदावरी हो। सर यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में पूछा, पेनिनसुलर इंडिया में वो नहीं, अभी व्योम ने क्या बताया? तो गोदावरी पेनिनसुलर। व्योम ने बताया कि ऐसी नदी जो भारत में ही बहती हो और सबसे लंबी हो, वही तो बोला था ना तुमने थोड़ी देर पहले, तब गोदावरी उन्होंने बोला, ठीक है। और लेकिन गंगा दूसरे में भी बहती है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ओके, तो गंगा, वही क्वेश्चन पूछा ही गया। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इट्स लेंथ इज, मैं आपको और भी इसकी एक्यूरेट लेंथ भी बता देता हूँ। लेंथ ऑफ गंगा रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, तो 2525 है लॉन्ग इन इंडिया, और टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर Approximately 2,525 kilometers. According to cpcb.nic.in, the total length of Yanga is approximately 2,525 kilometers. The Ganga Basin has an area of approximately is any part of Ganga falls in West Bangladesh? How much part of Ganga flows through Bangladesh? गंगा का देखो जरा, बुक में तो कुछ दे नहीं रहा बांग्लादेश में जा रही, तुम्हारे में पद्मा है? सर पद्मा बताया गया है। ओके, टोटल लेंथ ऑफ 26,000 है, थोड़ा सा इसमें से जाता है। टोटल लेंथ 75 किलोमीटर। बांग्लादेश में कितनी लेंथ जा रही है? 75। टोटल लेंथ है 2600, उसमें से कितना बांग्लादेश में जा रही है? और थोड़ा ही जा रही है। तो इसलिए इट इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, इट्स लेंथ इज 2500 किलोमीटर। बस इतना लिखो, उतना जानने की जरूरत नहीं। Okay. Where do the river Indus and Ganga have their origin? Near Mansar और Lake Glaciers। ये मानसून सही है। Where do Indus and Ganga has its origin? सब गंगा तो गंगोत्री, सर गंगोत्री ग्लेशियर से मिलते थे, निकलती है। Okay. इंडस सर मानसर और लेक के ग्लेशियर से। ठीक है। इंडस हैज ओरिजिन इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। कैलाश है ना, उसको क्या कहते हैं? एंड द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय। सो इंडस हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। और गंगा का कहाँ ओरिजिन है? गंगा हैज इट्स ओरिजिन, ठीक है, एट गंगोत्री, जो उसका सदर्न हिमालय है, इन सदर्न हिमालय। और एक और भी बात है, ये जो गंगोत्री है एक ग्लेशियर, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा
Where do they meet to form Ganga? अलकनंदा और भगीरथी। इसको हेड स्ट्रीम कहेंगे, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ गंगा। सर मेन ट्रिब्यूटरीज जिससे गंगा Where का they ओरिजिन होता है। meet. So सर भगीरथी ज्यादा बड़ी है कि अलकनंदा? देखना पड़ेगा। भागीरथी एंड अलकनंदा are its two tributaries, या two head stream। नाम है देवप्रयाग में मिलती है, लेकिन वो प्लेस ऋषिकेश में है। जहाँ कोई भी नदी मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं, और वो प्लेस कहाँ है? देवप्रयाग ऋषिकेश में, हरिद्वार से थोड़ा ऊपर। सो दीज मीट एट देवप्रयाग। देवप्रयाग ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश मान्या कहाँ है? हरिद्वार के ऊपर। वो स्टेट का नाम बताओ ना। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे आर कॉल्ड गंगा। अभी ठीक कर देते हैं। इट इज कॉल्ड गंगा। सर ऋषिकेश की स्पेलिंग क्या है? ऋषिकेश। ओके, आगे देखो। Why does Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a long course? जबकि जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे लंबा यहाँ जाता है, और फिर इसके बाद यहाँ गिरता है। जहाँ ये यू टर्न लेता है उस जगह का क्या नाम है? नमचा बरवा। नामचा बारवा। तो इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना लंबा तो तिब्बत से बह रहा है, तो इसमें इसका लेस सिल्ट क्यों है? सर वहाँ पे लेस ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। Despite a long course, why does a Brahmaputra in its Tibetan part have less silt? Sir, dry तिब्बत में area। उसने कुछ नहीं छोड़ा, सिल्ट। और सिल्ट नहीं छोड़ा तो तिब्बत का एरिया कुछ वहाँ पर उपजाऊ हुआ ही नहीं। पहाड़ों में अगर तुम सिल्ट नहीं होएगा तो उस पर ही तो वनस्पति उगती है। नदी के बहने से क्या होता है? सिल्ट ही नहीं होगा तो उगेगा क्या? तो कहीं ना कहीं माउंटेन की वेदरिंग होनी चाहिए, उसमें सिल्ट होनी चाहिए। सर वो रेन फॉरेस्ट एरिया है शायद। सर वो रेन फॉरेस्ट एरिया भी है थोड़ा। कोल्ड और ड्राई एरिया वो एक प्लेट्यू है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि why does ब्रह्मपुत्र deposit less silt in Tibet despite of its long course of travel। बहुत लंबी दूरी है, लेकिन इसने वहां पर ज्यादा सिल्ट नहीं छोड़ा, अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं बनाई। ऐसा क्यों? तो as जो तिब्बत है इस कोल्ड एंड ड्राई एरिया, and Brahmaputra carries a very little amount of water from that area। उसके आगे आने के बाद जब असम से आता है वहां से पानी इकट्ठा करता है। वहाँ पे फ्लो कम हो जाता है। फ्लो कम है और थोड़ा ही पानी ला पा रहा है। वो कोल्ड और ड्राई एरिया हो सकता है वहाँ आइस डिपॉजिट ही रहता हो जल्दी, तो वहां से वो कलेक्ट कर लेता होगा। ये देख लो, ये जो इंडिया का ये एरिया है ना, तो यहाँ से और फिर यहाँ से आ गया, यहीं पर तो आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ से आएगी, फिर असम से यहाँ गिर जाएगी। यहाँ पर तीन कौन कौन से हैं? जयंतिया, कौन कौन से? जयंतिया, मीजो हिल्स है ना, और मीजो, खारी, जयंतिया, ये तीन हिल्स है। तो दीज थ्री हिल्स, गारो, जयंतिया और तीसरी कौन सी है? खासी, यही है। तो गारो लिखो, गारो, जयंतिया
खासी। और सर ये कौन सी हिल्स है? खासी। ये बता रहा हूँ, ये मिजोरम की हिल्स हैं। ये 3 ऐसे पहाड़ है ना, इन पहाड़ों के बीच में जब ये यहाँ से मानसून आता है मेडागास्कर का, ऐसा ट्रैप होता है कि यहाँ पर 1200 mm पर ईयर बारिश होती है। चेरापूंजी भी है। जो पहले चेरापूंजी था, मौसिन राम है। तो मौसिन राम में ये 3 पहाड़ ऐसे घेर के बैठे हैं, अगर बादल इनके अंदर आ गया, ये कौन कौन सी, गारो, जैंतिया और खासी, तुम वहाँ चाय बना रहे हो किचन में, अपने आप बादल आके बटलोई में गिर जाएंगे। ये रोज का खेल है, एयरफोर्स के लोग, आपके पापा से पूछ लेना, जो हम लोग के वहाँ साथी काम करते हैं, उनका ये है। खिड़की खुली रह गई, बिस्तर भीग गया, मेरी खिड़की खुल गई, यही सबसे बड़ी चीज। वहां पर घरों में आ के बारिश करते हैं, और पूरा साल बारिश होती है 1200 mm। क्यों? क्योंकि समझो इस चीज को, जो यहाँ से मानसून गए वो साउथ वेस्ट मानसून है, और ये चीज यहाँ पर ऐसे मुड़ी हुई है ना, जो लौटते हुए मानसून है वो भी वर्षा करते हैं, वो उत्तर पूर्वी मानसून है, और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बोथ मानसून और यहाँ पर लौटते समय जाते समय यहाँ फंस जाते हैं मानसून, ठीक है। तो इसलिए मौसिन राम एंड चेरापूंजी, अर्लियर चेरापूंजी वाज दैट एरिया, हाउएवर ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजेस इट हैज शिफ्टेड टू मौसिन राम, बट बोथ लाई इन मेघालय। सर वो 3 रेंजेस क्या है? गारो, जैंतिया और खासी। सर नागा हिल्स इनको अभी मैं बता देता हूँ, तीनों हिल्स का नाम बता दे रहा हूँ, ये बहुत फेमस हिल्स हैं। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ये दिखाई दे है। मुझे खुद देख रहा है, ठीक है ये तो अब ये देख लो, देखिए 3 फेमस हिल्स ऑफ मेघालय। तो अब ये तीनों का नाम आप देख लो, गारो सबसे पहले क्या है, गारो, खासी, जैंतिया, ये व्योम को बहुत पता है। गारो, जैंतिया नाम है, और तीसरा कौन सा है, खासी। देखो तीनों नाम आ गए, गारो, खासी, जैंतिया, और इन्हीं को नागा हिल्स भी कहते हैं, मिजो हिल्स भी कहते नागा हैं। हिल्स ऊपर है सर। ऊपर है, तो यही 3 हिल्स हैं। गारो फिर से लिख लो, कपटकाई बम्बी। तो इन तीनों में होता है, ठीक है। ये माउंटेन रेंजेस, यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, सर इधर नहीं सर, नीचे गारो, मेघालय की साइड वो अभी मैप पे देख लेंगे, फिर एक्चुअली जैंतिया और खासी। चलिए, तो एज तिब्बत इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया एंड ब्रह्मपुत्र कैरीज वेरी लेस वाटर फ्रॉम हियर। आगे चल के इसको यहीं से पानी मिल जाएगा और ये भर जाएगी। हैवी रेनफॉल ना, बताए ना आप कितनी रेनफॉल है। सो सर तो बिहार में इसलिए वजह से बाढ़ आती है? नहीं, वो तो कोसी है, वो गंगा का प्लेस है, इसका नहीं है। ये तो यहाँ गिरेगी, बिहार वाली तो कोसी है ना। बांग्लादेश में ड्रेन होती है। एंड it carries less water here, so does not leave silt। इसलिए यहाँ पर वो सिल्ट नहीं छोड़ती। बात समझ में आ गई? चलो, नेक्स्ट इज विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ट्रफ। विच टू peninsular river flow, ट्रफ का मतलब समझते हो? ट्रफ का मतलब है गहरी जगह, जिसको हम लोग रिफ्ट भी कह सकते हैं, बीच में दरार पड़ जाए वहां से बहने लग जाए। जॉर्ज बना है तुम्हारी बुक में, वही ट्रफ है। मतलब माउंटेन जमीन के अंदर का समझो धसा हिस्सा। जो भी हो तो माउंटेन के बीच से भी आपको स्टोन के बीच से भी जा रहा हो तो उसको भी चाहिए। ट्रफ का मतलब है कि प्लेन में जो गड्ढा बन जाए वो ट्रफ है, ये ट्रफ है। तो उसका एलिवेशन काफी कम है। मतलब जो मेन है, ऐसा नहीं माउंट के पीछे रहेगी तब तक वो वैली कहलाएगी। जैसे तुम्हारे बुक में जॉर्ज बना है, वो भी माउंटेन के बीच का ही होगा, क्योंकि माउंट बने। लेकिन फिर भी जो प्लेन एरिया पेनिनसुला तो टेबल टॉप होता है, उसके बीच के गड्ढे से जो बहता है वो ट्रफ। तो इस चीज को क्या कहेंगे बोलो? ट्रफ। और इस ट्रफ से क्या बनता है?
ये ट्रफ तभी पैदा हुए होंगे जिस समय इनका कोलैप्स हुआ होगा, जब हमारे पे गोंडवाना लैंड कोलैप्स की होगी यूरेशियन प्लेट पर, तो ये टुकड़े हो गए बीच में, वो जो टूटा वहीं से नर्मदा और तापी बह रही। तो विच ऑफ दिस टू रिवर्स, नर्मदा एंड तापी। ट्रफ का मतलब तुम रिफ्ट लिख सकती हो, मान लिया। तो सर जो स्टेज क्वेश्चन है इसमें तापी के साथ नर्मदा किसका आंसर हो सकता है? रटन लिखो। जो आपने Is rift similar to trough? देखो, yes, क्या लिखा है? Rift can be similar to trough. Rift और trough सेम है, तो इसका मतलब है दोनों ही लिखे जा सकते। So, नर्मदा and तापी. How Rift Valley looks like? तो ये देखो, जो इसकी इमेजेस होंगी, रिफ्ट क्या होगी, ये बीच में गड्ढा हो जाएगा तो रिफ्ट हो जाती है। कहीं पर ऐसा दिखाया हो तो बीच में गड्ढा हो जाए, वो दो पेनिनसुला टूट जाए तो दोनों तरफ तो प्लेन ही है, बस गड्ढा हो गया, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। ऐसा कहीं हो गया, प्लेन के बीच में गड्ढा होने को क्या कहेंगे? समझ में आ गई ना बात? फिर से देख लो, ऐसे अगर तुमसे कहा जाए ये ऐसा चित्र होता है रिफ्ट का, जो नीचे धंस जाए, उसको क्या कहते हैं? सही है, कोई माउंटेन तो नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट इज state some economic benefits of rivers and lakes. Sir, habitat and aquatic life. हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन को अच्छा बनाता है, उसका रिवर का देखो, now it provides water resource for human needs, agriculture, ठीक है, और इसके अलावा कॉमर्शियल यूज के लिए भी इनसे पानी दिया जाता है। नेविगेशन का भी काम किया जा सकता है। सर एग्रीकल्चर लिख दिया है। इट कैन बी यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बहुत जगह होता है इंटरकनेक्ट कर दो सारे रिवर्स को, तो उन्हीं के थ्रू बहुत बड़े बड़े स्टीमर चलते हैं, जैसे गंगा पे चलते हैं या और कभी रिवर पे चलते हो, तो फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन को ही नेविगेशन कहेंगे। यहाँ से वहाँ जाना उसको नेविगेशन कहेंगे। एंड फॉर बिजली बनाने के लिए प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वाया डैम, इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो डैम्स बनाते हैं, ठीक है, दैट इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जब ये बहुत बड़े बड़े ऐसे माउंटेन्स होंगे और इन्हीं माउंटेन्स के बीच में यहाँ तुमने एक दीवार खड़ी कर दी, तो ये जो दीवार खड़ी कर दी क्या यही डैम है? और पानी यहाँ भर गया और यहाँ पर तुम उसको किसी जगह से निकालो और निकालते समय इस पर एक पहिया लगा दो, जब पहिया घूमेगा तो बिजली बनेगी। ऐसा हम लोगों ने देखा होगा ना, घुमा घुमा के आपको दिखाया गया। एनीथिंग इफ डायनेमो रोटेट्स देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकली आप उसको कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास डिवाइस भी है, दिखाया गया। जब ड्रॉट आएगा तब उस वाटर को यूज कर सकते हैं। ये डैम बस जो दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह है, इसी पे एक बार दीवार खड़ी कर दोगे डैम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना डैम। तीसरी चीज
और क्या कर सकते हैं? दे मेंटेन मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन इवन इन ट्रॉपिकल रीजन ऑल्सो। ट्रॉपिक्स में होते हुए अगर कहीं आसपास वाटर बॉडी, वहाँ की हवा ठंडी होगी, तो जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो करेगी वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन कभी भी नहीं आएंगी। जैसे सहारा से कोई रिवर नहीं फ्लो कर रही नाइल के अलावा, तो वहाँ 60 डिग्री हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर इतना, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं, कहीं पहुँच पाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पूरा ड्रेनेज का जाल बिछा हुआ है नदियों का, तो इसलिए हमारे यहाँ तापमान बढ़ता नहीं है। तो इसलिए दे मेंटेन मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन इवन इन एक्सट्रीम समर। सर ये इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है? क्या? सर इकोनॉमिक बेनिफिट बताना। कौन सा? इकोनॉमिक बेनिफिट बताना। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होते ही है। इसको हटा दो। बस यही दोनों लिखो। अब लिखो लेक्स, बेनिफिट्स ऑफ लेक। लेक्स के क्या हैं? These helps in regulating फ्लो ऑफ रिवर। अब कई ऐसा भी हो सकता है, ये देखो, ये मान लो लेक है, तो लेक में जब ज्यादा पानी होगा तो वो हो सकता है रिवर में चला जाए। कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि लेक भी तो भर जाती होगी, तो वो रेगुलेट करेगी। तो इसलिए कई बार क्या होगा, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ रिवर। इसी लेक का पानी धीरे धीरे इट मेक्स इट्स वे टू रिवर, रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट का मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें रिलीज हो सकता है। सर लेक भी पेरिनियल हो सकती है क्या? रेल भी, लेक भी पेरिनियल हो सकती है। लेक तो एक वाटर बॉडी है, लेक ऐसा नहीं है। लेक में पानी भर जाता है, कहीं कहीं ज्यादा ओवरफ्लो होने पे कहीं चली जाती है। ऐसे बहने वाली चीज को तो लेक कहते ही नहीं, तब तो वो रिवर हो जाएगी। लेकिन लेक ओवरफ्लो होने पे उसका पानी रिवर में जा सकता है। लेक के साथ पेरिनियल बाइनियल जोड़ना ठीक नहीं। इट इज ए वाटर बॉडी, जो स्टैटिक वाटर बॉडी, उसका पानी बहता नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेगुलेट कर सकता है। इसका पानी रिवर में एक्स्ट्रा होने पे जा सकता है। ठीक है कि नहीं? अब ये देखो दूसरा क्या है कि सर वो वाटर स्टोर करता है और समर Yes. के टाइम में देते हैं। अब ये क्या करेगा? सॉल्ट प्रोडक्शन में टूरिज्म इसमें So it prevents flooding. फ्लड, अगर कहीं पर लेक है तो आस-पास का पानी, मान लो तुम्हारे एरिया में लेक वो बाढ़ आ गई, तो तुम्हारे यहाँ का पानी कहाँ बह के जाएगा? क्या सब लेक में आ जाएगा? तो तुम्हारे शहर का पानी शहर में ही नहीं भरा रहेगा ना। आसपास अगर कहीं गड्ढा है, लेक कुछ और नहीं, गड्ढा है, इट इज ए पिट, लार्ज पिट, बारिश हुई सारा पानी इसमें इकट्ठा हो गया। तो क्या ये प्रिवेंट कर सकता है फ्लडिंग को? और इन केस अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस मतलब स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो, तो स्कैंटी रेनफॉल हो, ड्राउट हो गया। रेनफॉल ही ना हो, तो ऐसे में ये हमको क्या करेगा? प्रोवाइड वाटर। दोनों ही चीज़ों में अच्छा है। इट प्रिवेंट्स फ्लड, ये फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। एंड सप्लाइज अस वाटर व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल। जोधपुर में कौन सी लेक है? कायलाना रेनफॉल, तो ये ऐसा कर सकता है। नाउ इट हेल्प्स, उसमें भी लिख सकते हो अदिति, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टूरिज्म। टूरिज्म तो रिवर पे बहुत टूरिज्म सर, है dry हमारे यहाँ, season- तो बड़े बड़े सिटी है, सब ओल्ड सिटी सब उधर नहीं हुआ है, वो भी लिख सकते हो। टूरिज्म उसमें भी है। सरयू नदी, वाराणसी, गंगा नदी, पटना, सब टूरिस्ट प्लेस हैं। काशी रिलीजियसली वो होली रिलीजियसली है सारे। अच्छा, इट प्रमोट्स, श्रीनगर का पूरा इसी डल लेक से ही चलता है। प्रमोट्स टूरिज्म, तो लेक ये भी करती है। सॉल्ट प्रोडक्शन लेक भी अब जैसे सांबर लेक है, वो सॉल्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत ये सब हैं। चलिए अब देखो कि
फिशिंग भी तो हो सकता है। फिशिंग हो सकती है। सो इट कैन बी यूटिलाइज बोथ, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर फिशरी, फिश फार्मिंग। क्या? हाइड्रो पावर तो लेक्स में भी लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं। तो लेक में कैसे लेक में कैसे तो उसमें फ्लो तो होता ही नहीं है। स्टैटिक होता है। देखो, व्हाट इज हाइडल पावर? According to Wikipedia, hydroelectricity or hydroelectric power is electricity generated from एक hydropower. जगह से दूसरी जगह को करने के लिए उसकी थोड़ी टेक्निक है, वो तो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन वो तो फिर एक जगह रहता है। पावर ऑफ मूविंग वाटर चल रही है। सच में रिवर्स तो उसमें मूविंग वाटर होता क्या है ना कि मान लीजिए लेक, अगर लेक में ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं से पानी फ्लो हो रहा है, कहीं जा रहा है, बस वहीं पे आप अपनी टरबाइन लगा दें। तो ऐसा दिखाया है कि ये लेक है, लेक भर गई, लेक का पानी कहीं से गिरने लग गया, तो वहीं पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइडल पावर कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का शॉर्ट नाम क्या है? हाइडल। तो आप पूरा ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? हाइडल। समझ में आई? इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइडल। ओके, नाउ differentiate between Himalayan rivers and peninsular rivers. These are perennial and these are seasonal. अगर हम देखें तो एक ऐसी रिवर कौन सी है जो इसमें सिर्फ पेरिनियल है, बाकी सब सीजनल है? कावेरी। So these are perennial, इसका मतलब है ये वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। पेरेनियल, कौन सा रिवर था जो पहले? दैट इज कावेरी। तभी तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चला, 30 साल तक चला। हाई कोर्ट परेशान हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। जयललिता लड़ते लड़ते मर गई। तो केरला भी था सर। हाँ? केरला भी तो था सर। केरला का मुझे पता नहीं, यही दो मुख्य थे। वो कहता था 80 क्यूसेक पानी छोड़ो, कहते थे 45 क्यूसेक पानी ज्यादा हम छोड़ेंगे ही नहीं हमेशा, ठीक है? सो दीज आर पेरेनियल, ये वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। एंड दीज आर हाँ, वो उसका एक्सेप्शन है, लिख लो मोस्टली सीजनल, मोस्टली सीजनल एक्सेप्ट, बात नहीं करो। They perform erosional activity. They leave silt at the drainage point. However, पेनिनसुला में कोई वहाँ पर ये सब बनी हुई है बेसाल्ट से, इतनी हार्ड है कि ग्रेनाइट के पत्थर हैं, उनमें कोई सिल्ट निकलेगी? और जबकि ये नए कच्चे मिट्टी हैं, हिमालय कच्चे मिट्टी का पहाड़ है, वो जरा सा पानी गिर जाए ऐसे ही लैंडस्लाइड हो जाती है। क्या साउथ में कभी लैंडस्लाइड हुई है कभी? वो तो ग्रेनाइट के पत्थर है, किचन टॉप में लगाते हो सब, साउथ से आते हैं तुम्हारे घर में। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से इनमें कभी सिल्ट नहीं होगी और इनमें सिल्ट होगी, ठीक है? सो दीज लीव, ये क्या करेंगे बताइए? सिल्ट where they drain into sea. ये भी कहीं कहीं करेंगी, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं कि they leave less silt. वास्तव में पश्चिमी घाट में तो बहुत कम सिल्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलती है तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी ले ही जाएंगी, आस पास ही ले जाएंगे, वहाँ से ना ले जाएंगे।
जब उनमें हम तुलना करेंगे तब कहेंगे कि पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में कम है और पूर्वी घाट में है। वास्तव में इनकी तुलना में तो इसमें कुछ भी नहीं है, इनमें कोई बड़ा डेल्टा भी नहीं है। क्या सुंदरवन डेल्टा के बाद कोई तुम्हें डेल्टा मालूम पड़ता है? कुछ नहीं। तो इसलिए दे लीव, दीज लीव, नदियाँ तो दीज लीव वेरी लेस सिल्ट। तो वो सर वो ऑक्सबो लेक भी नहीं बनी। Silt at the point of drainage. सर इसमें डेल्टा फॉर्म होता है, इसमें एस्टेरिक फॉर्म होती है। उसमें इसमें डेल्टा फॉर्म होती है, इसमें एस्टेरिक फॉर्म नहीं फॉर्म होती है एस्चुअली। तुम ये बात देखो ना, ऐसा नहीं कह सकते हो यही नदी जब यहाँ गिरेगी तब एस्चुअरी है। इनमें भी डेल्टा है लेकिन वो जरा हल्का हल्का डेल्टा है। अभी हम इनके इसके बाद वहाँ दिखाने जा रहे हैं पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, या पिछले चैप्टर का, चलो नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप समझो उन दोनों में करोगे तब ऐसा डेल्टा उसमें भी बनेगा। लेकिन तुम ये सोचो ना कि ये गंगा नदी, अभी मैं इन दोनों नदियों की बात कर रहा हूँ, इनमें डेल्टा बनेगा बहुत छोटा छोटा और यहाँ का सुंदरवन डेल्टा। तो बोलो इसमें सिल्ट ज्यादा है किसमें? हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो उसमें वेल डेवलप्ड डेल्टा सुनो इस बात को, एस्चुअरी और डेल्टा का अंतर तो तुम तब बोलोगी जब मैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बहने वाली नदियों की चर्चा करूं या उनमें भिन्नता स्थापित करूं। तो क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? सर ये तो लिख सकते हैं माइलिन रिवर जो है they form deltas and they form estuaries but also form small deltas. अगर ऐसा लिखा होगा तो लिख देंगे, भी हम देखते हैं डिफरेंस। लेकिन मान लो इसमें भी डेल्टा, यहाँ भी इधर डेल्टा बनेगा। सर इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कौन सी रिवर एस्चुअरी करती है और कौन ठीक सी है। हमें डेल्टा जो दो है वो एस्चुअरी करेंगी, जो इधर जो अंदर पानी आ जाए उसको एस्चुअरी कहते हैं, और जो समुद्र में बने उसे डेल्टा। बोलो बात समझ में आ सर गई? इसको ऐसे रखेंगे ऑल द रिवर्स, अभी हम ऑल द देखते हिमालयन हैं। रिवर्स। इतना दो तो तुम्हें समझ में आ गया ना। तीसरा पॉइंट दैट इज दीज रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, और इनका कैसा है? लॉन्ग एंड डीपर कोर्स। उनका शैलो और शैलो और वो छिछली होती है, सतही। तो these have long and deeper course and contains large amount of water. इसी लाइन में डैम बनाए जा सकते हैं, इनमें थोड़ी ना बना दोगे डैम। जरा सा पानी, वो तो बारिश का पानी, उसमें डैम बनाने लग जाओ। And contains large amount of water. These have, हाँ बोलो, अब इसको कंप्लीट करो। हंस रही हो काफी देर से, करो कंप्लीट। These have, ठीक है, shorter course and shallower, ये कैसी होती हैं? छिछली होती हैं। And contains less amount of water. चलिए, they bring alluvium soil and live at plains and good for agriculture. So they bring, जो काट के पानी आए, जो मिट्टी आएगी उसको कैसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कैसी? जो जल के द्वारा लाई जाए उस मिट्टी को कैसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो they bring alluvium soil, है ना, enrich the plain which is good for agriculture. They bring alluvium soil, ठीक है, and enrich the plain, बिल्कुल प्लेन बना देंगे, which is good for agriculture. जबकि इसमें क्या होगा? They do not spread silt over plains, so no major plains are found.
साउथ में देखोगे कोई बड़ा प्लेन है, तुमको टोपोग्राफी दिखा दी थी वीडियो में, कहीं दिख रहा था प्लेन? सब ऐसे उबड़ खाबड़ है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे प्लास्टर करके बनाया गया, नहीं? तो इस तरीके से दे डू नॉट, दीज डू नॉट, दीज दे ह्यूमन के लिए आता है, दीज डू नॉट ब्रिंग मच सिल्ट, ये बहुत सिल्ट नहीं लाती, एंड डू नॉट फॉर्म, और हर्षिता क्या नहीं बनाती? बोलो, ये ठीक है, डू नॉट फॉर्म प्लेन्स, ये सही कह रही है, क्योंकि अगर मिट्टी आएगी तभी तो प्लेन बनेगा। इन्होंने कहा जब सिल्ट ही नहीं है तो कर्नाटक में कोई प्लेन है ही नहीं। बहुत बड़ी बात कही सृष्टि ने। एंड हेंस इट इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। सर meanders और oxbow lakes भी नहीं meanders और oxbow lakes भी नहीं बनते peninsular। इसमें पानी नहीं इतना तो कहाँ से बना पाएंगे। तो इस तरीके से सो दीज एरियाज आर सर वो क्या नॉट लिखा है? These do not गुड फॉर एग्रीकल्चर। बोलो, बताइए, मैं बता दूं। किस वाले पूछो? सर नहीं हो गया चलो, अच्छा, इनकी कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ये इन्होंने बताया कि इसमें एक तो ऑक्सबो लेक और दूसरा कौन सा बताना है? Meanders। मीएंडर्स क्या होते हैं? सर मतलब ऐसे ऐसे होते हैं सर, सर वेव लाइन में चलती है ये बात सही है। और जो सीधे बह जाएंगे सीधे बहती हैं, और ये मेंडर्स का मतलब है ऐसे ऐसे टेढ़ी बनाती मेढ़ी हैं। सर्पिलाकार बहती हैं। ये तो अच्छी बात बताई। लिखा नहीं है इसमें 3 ही पॉइंट है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। मेंडर्स की स्पेलिंग पता है आपको? MEANDERS MEAN। मेंडर्स, दीज फॉर्म मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। क्योंकि इतना तेज बहाव है तो ये ऑक्सबो, जबकि दीज डू नॉट फॉर्म meanders एंड ऑक्सबो। और एक दो नदियों के नाम लिख दो, दैट इज एग्जाम्पल गंगा, इंडस, और उसमें नर्मदा, कावेरी, कावेरी। चलो, अब अगली बात करते हैं ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर एंड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, उनके बीच का। 2 नदियां हैं जो वेस्ट फ्लो करती, बताओ कौन सी? सही है। 4 नदियां ऐसी बताओ जो ईस्ट में फ्लो करती हैं। सबसे ऊपर कौन सी है? पेनिनसुला। पेनिनसुला बात तो तुम सही कह रही, गंगा भी ईस्ट में ही जाती है, बे ऑफ बंगाल, सर पेनिनसुला रिवर है ना? ठीक है। महानदी होगी, महानदी के नीचे कौन सी है? गोदावरी गोदावरी होगी, महानदी के नीचे गोदावरी। गोदावरी के नीचे कृष्णा, फिर कावेरी, फिर चल, इतनी नदियां। कृष्णा, कावेरी। वो उसी तरह से बनाया भी गया कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आके मिल गई सागर में, हुई सवेरी। उसी ऑर्डर में लिया भी गया। नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू में अब डिफरेंशिएट करने को बोला गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्टवर्ड फ्लोइंग एंड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसमें हम माउंटेन रिवर्स को नहीं लेंगे, हिमालयन रिवर्स को नहीं लेंगे। So differentiate between, क्वेश्चन लिख लो, eastward and westward flowing rivers of peninsular plateau
प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व तथा पश्चिम बहने वाली नदियों के बीच अंतर स्थापित करिए। तो अब हम प्लेट्यू की नदियां ले रहे हैं। दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग, वास्तव में वेस्ट इधर देखना चाहिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो नर्मदा एंड तापी आर द मेजर रिवर्स, जो कि हर्षिता ने बता दिया। द मेजर रिवर्स, जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा and Kaveri are the major rivers. Okay. These rivers, Mr. drain into, follow. Arabian Sea. Drain into Arabian Sea. These rivers drain into Bay of Bengal. जिसमें पानी बहुत गहरा हो उसको सी कहते हैं, और जिसमें पानी शैलो उसे बे कहते हैं। जैसे वॉशिंग बे, घर में बहुत सारी बे होती है, पानी बह बह के जहाँ जाए उसको कहते हैं बे, और बे को हिंदी में खाड़ी कहते हैं। वॉशिंग बे होता है नहीं, जहाँ गाड़ियाँ धोई जाती हैं, वहाँ पे बाहर लिखा था वॉशिंग बे। तो ये बहुत सारा पानी ले जाएंगी, डेल्टा भी बनाएंगी, थोड़ा बहुत सब पानी शैलो हो गया, वहाँ कोई अच्छे पोर्ट नहीं है। जबकि ये तो बिल्कुल ऐसे ही गिर जाती हैं, कोई सेट नहीं, बगल में गिर गई वहीं से ही। तो these rivers form delta। अच्छा ये बताओ मयंक, these river forms, ये रिवर क्या बनाते हैं? सही है, these rivers form। ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे, ये जैसे इंडिया है ना, तो अगर पानी अंदर अंदर कट के आ जाए तो उसको एस्चुरी कहेंगे, इसको एस्चुरी कहेंगे। और यही पानी अगर गिरे और यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा होने लगे तब क्या कहेंगे? पानी गिर रहा है, ऐसे आ गया, तो डेल्टा हमेशा बाहर बनता है, जैसे डेल्टा, ये पानी ऐसे जा रहा है, सही है, डेल्टा बाहर बनेगा, एस्चुरी अंदर बनेगी। ये एस्चुरी, इधर वाली एस्चुरी बनाएगी, उधर वाली। सो दीज रिवर्स फॉर्म एस्चुरी, और इन सब में साल्ट का प्रोडक्शन होता है। अंदर आ गया, सी का ही पानी अंदर आ जाए, उसको बगल में अपने खेत में डाल लो, नमक बनाओ। और वहाँ दलदल में कहाँ नमक बनाओगे? बना पाओगे भाई? अगर अंदर पानी आ गया तो यहीं अपने खेतों में डालो, सूख जाएगा इवेपोरेशन से, और फिर साल्ट हटा लो, ऐसे ही तो नमक बनता है। बॉम्बे जो लोग गए तो देखा। और ये क्या होंगे? दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा। तो अदिति ये भी डेल्टा बनाती है, लेकिन ये उतना बड़ा डेल्टा नहीं है, छोटे छोटे डेल्टा हैं, क्योंकि सब बेसाल्ट की रॉक्स हैं, दैट इज इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ओरिजिनेशन पॉइंट्स तो बताएंगे? सब एक ही जगह से निकलती है। इनको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय नदियों का मायका कहा जाता है। सर सब नदियां वहीं से निकलती है और अपने अपने ससुराल जा रही। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? ये इन सभी 6 नदियों का मायका कौन है? मध्य प्रदेश। सर पर इनका तो सब यही वेस्ट है। साइड ऑफ पढ़ लेना सेंट्रल इंडिया है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का मायका मध्य प्रदेश। सर विंड रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, सब वही तो है। हाँ बोलो। सर इनका तो वेस्ट साइड ऑफ सेंट्रल इंडिया और इनका तो वेस्टर्न घाट्स होगा। अब वो हम देख लेंगे। यहाँ इनका माउंट है, यहीं से सब नदियाँ सर इस साइड सेंटर में सर इनका रहता है, पर जो वेस्टर्न साइड जो पड़ती है सर उधर थोड़ा घिस के जो घाट्स बनते हैं उधर से सर वेस्ट साइड निकलती है, सेंटर से सब नहीं निकल रही सर। अभी बता रहे हैं, अभी इसका फ्लो का देखेंगे। कुछ चीजें और लिखो। दीज रिवर, जो यहाँ की रिवर है, इनकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये रिफ्ट में बहती चलती हैं। और जबकि वो क्या करती हैं? तुमने महानदी की देखी कितनी जबरदस्त ट्रिब्यूटरी है। महानदी में से बाद में
डिस्ट्रीब्यूटरीज, बाद में जो ट्रिब्यूटरीज भी होगी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होगी, और जबकि इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें नहीं। तो इस तरीके से these do not form tributary, इनकी कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। अब देखो और जबकि इनमें बहुत सारी नदियां मिलती भी हैं, these have many tributaries, बहुत सारी नदियां मिल गई, उसे ट्रिब्यूटरी कहेंगे। अब मुझे तो जो मैप हमने बनवाया था उसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी इसकी बहुत सारी, बाद में अलग अलग निकल भी रही, एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि ये रिफ्ट में चल रही। अब पता कोई चीज रिफ्ट में चलेगी, हमने रिफ्ट एक बार बनाया था, जो गड्ढे गड्ढे में चलेगी वो कहाँ से अलग अलग हो जाएगी, वो तो अलग हो ही नहीं सकती है। है ताकि की बनी है, तो देखो बनी होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरी हटा देंगे, फिर से ट्रिब्यूटरी मतलब नहीं है, चेक करो सेटलेस में काफी बुक में कहीं बनी क्या? दोनों है, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटरी भी है ट्रिब्यूटरी भी, दोनों ही है, नहीं दिख रही है कहाँ लिखा? काफी है, चलो अभी डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड हटा दो, क्योंकि गाइड में भी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं लिखा है, वो बता नहीं साबरमती माही ये सब उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिखाया है मैंने। देखो होगा, मैं नेट पे भी चेक कर लेता हूँ, रुको जरा, नहीं है चेक कर लो, वो लिखाया है मैंने तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ तापी रिवर। अब देखो तो कौन कौन सी नदियाँ, 14 है डिस्ट्रीब्यूटरी, एक दो नहीं, एक तापी के 14 ट्रिब्यूटरी हैं, ऐसे तो बहुत सारे दिखते हैं, सब बुक में भी है। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें लिखना पड़ेगा है? चलो ओके, Why are the rivers important for country's economy? एक ये भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बुक का है क्या? चेक करो सर। Why are the rivers? देखो अब इसमें वही सब लिख देना, कुछ और लिख देना, These moderate the climatic condition, they prevent the flood, ये सब लिख सकते हैं, अलग एडिशनली सब लिख देना, ओके। इसको 2 बार पूछ लिया गया है। आगे देखिए, इस चैप्टर का हो गया है, अब हम लोग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं, ठीक है। इसके सभी क्वेश्चन हो गए, मैप हमने फिल करा ही दिया है। अगला ना नहीं, पीपल एज रिसोर्सेज चैप्टर 3 अगला वीडियो कर दीजिए। थैंक यू।